हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वह एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू से कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और देखिए, जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वह आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो MED 8 के हैं, जिसको हम भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण भी बोलते हैं। इसके देखिए, इसमें मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँगी जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आप चैप्टर्स भी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कर रहे हैं और अगर ये और करके चल जाते हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि जो इस क्वेश्चन में मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन लिखा है वैसा ही पूरा क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकते हैं। तो आप ज़रूर क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या चीज़ बात बोल रहा है, किस चीज़ का आंसर उसको चाहिए। आप ये ना देखिए कि सेम ऐसा एज इट इज़ क्वेश्चन आना चाहिए। अब देखिए, इसी प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि लिखा है वैश्वीकरण की बदलती प्रकृति और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में बताने हैं। अब देखिए, ये बोल रहे वैश्वीकरण की बदलती हुई प्रकृति। अब ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में यही बोले कि वैश्वीकरण की बदलती हुई प्रकृति के बारे में बताइए और उसके पर्यावरण के प्रभाव के बारे में बताइए। आपसे ये पूछ सकते हैं कि आधुनिक युग जो चल रहा है और जो भूमंडलीकरण है उसके कारण पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़े हैं वो बताइए, या फिर भूमंडलीकरण के बाद पर्यावरण पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। मतलब क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के आ सकते हैं, पर आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन जो है ये इसका मतलब ये बता रहा है कि जो बदली है प्रकृति हमारी, या फिर जैसे जैसे युग बदला है उसके बाद कैसे पर्यावरण में प्रभाव आया है। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगी कैसे और पूछे जा सकते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए और प्लीज़ इसको अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए वीडियो को, क्योंकि देखिए आपके फ्रेंड्स भी हैं जो पढ़ रहे होंगे अभी और उनको अगर मटेरियल उनके पास नहीं है या फिर पढ़ने का कोई साधन नहीं है तो वो भी इसको देख के जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको पढ़ के बता दी कि वैश्वीकरण की बदलती प्रकृति और पर्यावरण पर इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, भूमंडलीकरण की बदलती हुई प्रकृति। देखिए इसमें बता रहे हैं कि भूमंडलीकरण ने अर्थव्यवस्था में व्यापार जो होता है और जो प्रौद्योगिकी होती है तथा जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसको परिभाषित किया है। ये बताते हैं कि भूमंडलीकरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अर्थव्यवस्था का जो व्यापार होता है उससे जो प्रौद्योगिकी है, वित्तीय व्यवस्था है, इसको परिभाषित करते हैं। और बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के माध्यम से वस्तुओं में गति हुई है, गति प्रदान की है। जो भूमंडलीकरण उससे क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में गति प्रदान हुई है। आगे देखिए, और देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि जो भूमंडलीकरण है उसका जो आर्थिक विकास है वो कब आरंभ हुआ है 1980 में, और उसने तभी से बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ ली थी। जैसे कि आपकी व्यापार की गति में, निवेश में, सेवाओं के क्षेत्र में अपार वृद्धि पकड़ ली थी, मतलब बहुत तेज़ी से होने लगा था। आगे बता रहे भूमंडलीकरण है वो प्रौद्योगिकी व्यापार में वित्तीय पूंजी के संगम के रूप में देखा जा सकता है। मतलब कि जो प्रौद्योगिकी व्यापार होता है और जो वित्तीय पूंजी होती है, इन दोनों को हम संगम के रूप में या फिर मिलाव के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रौद्योगिकी की भूमिका। अब बताना कि प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। और देखिए, अगर आपको एक PDF चाहिए होगी तो आप PDF लेने के लिए मुझसे मात्र 20 रुपीज़ दे के आप इसको ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपनी रिवाइज करने के लिए PDF चाहिए तो आप मेरे को 20 रुपये दे के आप ये PDF ले सकते हो। और आप सभी को पता है 20 रुपये कोई ज़्यादा तो होते नहीं हैं। आप मोमोज़ खाते हो, उसकी भी हाफ प्लेट 20 की आती है ना, उससे ज़्यादा की ही आती है। तो इसलिए अगर आपको PDF चाहिए तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये बनाती हूँ जो मैंने नोट्स, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए बस मैं आपसे 20 रुपये मांगूंगी अगर आपको PDF चाहिए होगी तो। नहीं तो आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए, बोले जो प्रौद्योगिकी में जो परिवर्तन हुआ है वही भूमंडलीकरण का मुख्य कारण है। जिसकी प्रौद्योगिकी में जिस प्रकार से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वो भूमंडलीकरण का कारण है। आगे देखिए,
देखिए बता रहे पहले क्या होता था कि भूमंडलीकरण से जो व्यापार होता है और जो प्रौद्योगिकी होती है उसका क्षेत्र बहुत सीमित था, जिसके कारण क्या होता था कि जो सेवाएं होती है उनका मूल्य बहुत अधिक हुआ करता था। जब कोई चीज़ सीमित रहती है तो उसका मूल्य अधिक होता है, परंतु जब वो चीज़ ज़्यादा विस्तृत हो जाती है, ज़्यादा फैल जाती है तो उसका मूल्य घट जाता है। तो ये बता रहे इसके विपरीत प्रौद्योगिकी ने उद्योगों के ढांचे में पूरी तरह से बदलाव कर दिया। आगे देखिए, अब जैसे कि बता रहे हैं बोले कहते हैं प्रौद्योगिकी ने क्या किया कि पूरी तरह से इसकी काया पलट कर दी। जो वस्तुओं की सेवाएं होती है वो बदल गई और जो उपभोक्ता होते हैं ये आसानी से उनको मिलने लगी। बोले 1930 तक क्या होता, न्यूयॉर्क में जो लंदन से जाने वाली कॉल थी उसका आपको मैंने बताया था $245 था, परंतु 2090 तक $3 रह गया। तो ये बता रहे किस प्रकार से सेवाएं सस्ती होगी। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार की भूमिका। देखिए बता रहे हैं कि 1990 के बाद क्या हुआ कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ और बोले जो पूंजी और कोष होती है उसकी गति में भी वृद्धि हुई और बताए विश्व व्यापार में भी तेजी हुई। आगे देखिए, और बता रहे कि प्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ कि विदेशी निवेश नीति निवेशों को बढ़ा दिया गया। मतलब कि क्या हुआ कि जो हम निवेश करते हैं वो बढ़ गया और उसको बढ़ा दिया गया। और बोले जो विकसित देश होते हैं वो बड़ी मात्रा में जो अल्पसंख्यक देश होते हैं या फिर विकासशील देश होते हैं उसमें निवेश करने लगे। बोले 2004 में क्या होगा, चीन ने भारत की तुलना में 12 गुना अधिक निवेश प्राप्त किया। बोले भारत में निवेश करने वाले देश जैसे कि USA, मॉरिशस, जर्मनी, जापान, दक्षिणी कोरिया आदि शामिल है। अब नेक्स्ट है वित्तीय पूंजी की भूमिका। ये बोले वित्तीय बाजार में तेजी के कारण क्या हुआ कि भूमंडलीकरण में प्रगति ने भूमंडलीकरण को जन्म दिया। और बता रहे जिसके USA, UK से बड़े बड़े जो देश होते हैं विकसित, ये क्या करने लगे कि अल्प विकसित जो देश होते हैं जैसे चीन, भारत, इसमें उत्सुक रहते थे निवेश करने के लिए। बोले इसके लिए क्या हुआ कि 1991 में भारतीय प्रत्यक्ष विदेश नीति जो होती है, भारतीय विदेश निवेश नीति, उसमें भी लचीलापन लाया गया। इस प्रकार 1980 से विदेशी सहायता तथा निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण से भूमंडलीकरण पे क्या प्रभाव पड़े हैं। ऊपर तो हमने पढ़ा कि भूमंडलीकरण की बदलती हुई प्रकृति, अब पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रभाव पड़े हैं। देखिए बता रहे कि जो भूमंडलीकरण है उसने विश्व वातावरण को बदल दिया है। बोले मंडलीकरण ने सामाजिक, संस्कृति तथा प्रौद्योगिकी, वित्तीय परिभाषाओं को नई दिशा दी है। इन सबको नई दिशा दी है। वो भूमंडलीकरण का पर्यावरण के और तथा सतत विकास पे कई प्रकार से प्रभाव भी पड़ा है। बोले इसने इस आर्थिक वृद्धि तथा सहयोगी संस्थाओं में बढ़ोतरी दोनों ही वातावरण को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। बुरे भूमंडलीकरण ने समानता व न्याय को सोचे बिना ही नाश करने वाली क्रियाओं को अपनाया कि जो पर्यावरण है और जो न्याय समानता है इसको नाश करा और बिना सोचे समझे इसको अपनाया। आगे देखिए, बुरे और उसने क्या किया, बड़े स्तर पर प्राकृतिक जो संसाधन हैं उसको क्षति पहुंचाई और जिस पे बहुत से लोग निर्भर हैं उन चीज़ों को क्षति पहुंचाने लगे। आगे देखिए, बोले कि क्या हुआ, विश्व ताप तथा ओजोन परत में कमी आई और गिरावट आई। जब विश्व ताप और जो ओजोन परत है मतलब इसको क्षति पहुंची। और बता रहे हैं कि विश्व पर्यावरण में कमी आने का उदाहरण है जैसे कि आपका देशों में एसिड वर्षा जो होती है जिसको हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं, तथा समुद्र का जो जल स्तर होता है वो बढ़ा है। और बोले ये सब चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। और बोले इसके अलावा क्या होता है कि स्थानीय प्रभाव क्या होते हैं जैसे कि आपका वायु एवं जल प्रदूषण और आपकी मिट्टी की जरूरत होती है उसमें कमी आई है। जो वन रोपण होता है आदि में देखने को मिल सकते हैं। आगे देखिए, बोले इसमें बोले कि एक तरफ तो भूमंडलीकरण ने बहुत से प्रभाव छोड़े पर्यावरण पे और दूसरी तरफ पर्यावरण ने भूमंडलीकरण की जो गति होती है उस पर भी प्रभाव दिखाया। बोले इसका कारण है कि पर्यावरण जो संसाधन है आर्थिक भूमंडलीकरण को ऊर्जा तो प्रदान की कि उनको ऊर्जा प्रदान की जो हमारे संसाधन होते हैं पर्यावरण के भूमंडलीकरण को। बोले किंतु क्या हुआ कि सामाजिक और आर्थिक नीतियों के कारण जो पर्यावरण समस्या का सामना भी उनको करना पड़ा। जो भूमंडलीकरण के कारण उत्पन्न हुई थी वही सामना भूमंडलीकरण को करना भी पड़ा। आगे देखिए, बोले भूमंडलीकरण ने विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के विकास के माध्यम तो प्रदान किए कि विकास किस प्रकार से अच्छा और हो सकता है वह माध्यम तो दिए, परंतु क्या किया कि उसने बिना सोचे समझे असतत नीतियों से हमारे जो पर्यावरण है उसको नष्ट किया और जो प्राकृतिक संपदाएं होती है उसको खतरे में डाला। आगे देखिए, आगे बोले कि जो कंपटीशन होता है उसकी दौड़ में क्या है कि नई नई तकनीकों का तो विकास हुआ है किंतु जो तकनीकें वो हमारे पर्यावरण को खोखला करती जा रही है, जिसका परिणाम क्या हुआ है कि हमारा जो
पर्यावरण है उस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और बोल रहे कि और दूसरी तरफ और क्या हुआ कि देशों के बीच में बहुत सी खाई भी बन चुकी है, कि जो देश हैं उनके बीच में खाई आ चुकी है। देखिए ये हमारा यहीं पर ही क्वेश्चन समाप्त होता है। सेकंड क्वेश्चन है, और देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो मैंने अभी करवाया है कि पर्यावरण पे और क्या प्रभाव पड़े। आप लिख सकते हैं जैसे कि हमारे जलवायु में, या फिर ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं, या फिर हमारे तकनीकों के कारण क्या हो रहा है कि नई नई गाड़ियाँ मोटर बन रही है, जो आपकी क्या कहते हैं AC बना है, फ्रिज बना है, उसके कारण जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरो, वो ओजोन परत में छिद्र कर रही है। और क्या हो रहा है कि नई नई तकनीकों से, अगर आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हो तो आप पेड़ पौधों को काटते हैं, जिसके कारण कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, फैक्ट्रियों के कचरे से जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। आप बहुत सारी चीज़ इसमें और भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था भूमंडलीकरण चैप्टर का MED 8 का, तो आप उसमें से कुछ चीज़ें और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको करनी हो तो। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदाओं को परिभाषित करें और उन कारकों की व्याख्या करें जो प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनती है। बोल रहे कि प्राकृतिक आपदा के बारे में बताना और वो बताना कि किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो देखिए ये भी आपको घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, इसमें पूछ लेगा खाली आपसे कि प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। चलो ये तो इसमें लिखा ही है। और पूछ सकते हैं कि भारत में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, प्राकृतिक आपदा से जो क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ते हैं वो बताइए। मतलब क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं आपसे। देखिए इसका हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं। बुरे प्राकृतिक जो आपदाएं होती है उसके घटित होने के कारण क्या होता है, वातावरण संबंधित, जल संबंधित, भूकंप संबंधित, ये जैव संबंधित हो सकता है। और बोले जो प्रत्येक कारण है इसके अलग अलग तत्व भी हो सकते हैं। बोले परंतु जो मानव गतिविधियाँ होती है इसके बार बार होने से क्या होता है कि इस चीज़ों में जटिलता आती है। आगे देखिए भाई, बोले कि वातावरण में जब असंतुलन के कारण क्या होता है कि जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। बोले बहुत से कारण हैं जिसके कारण जो नाइट्रोजन आपदाएं होती है वो घटित होती हैं। बोले कि औद्योगिकरण तथा जैसे जितनी तेज़ी से औद्योगिकरण बढ़ रहा है और जो संसाधनों का दोहन हो रहा है, इसे प्राकृतिक आपदा आने का प्रमुख कारण होता है। बोले जैसे कि उदाहरण के तौर पे बता रहे कि जो भूकंप है वो अत्यंत विनाशकारी होता है, कि वो 1 सेकंड में आता है और क्या करता है, सब कुछ तबाह करके चल जाता है। और जो ये है, ये बिल्कुल इसका आने का कोई आहट भी नहीं होता कि भूकंप आने वाला है ना, और ये अचानक से आता है। देखिए बताया जो भूकंप है इसका प्रभाव जो होता है इसके आकार और इसकी भूत तत्व तथा मृदा गुणों पे होता है। और बोले क्या होता है कि भूकंप किस प्रकार क्यों आता है, क्योंकि देखिए हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, ढांचे बनाते हैं, और जो क्षेत्र होता है उसको जितना ज़्यादा फैला होगा और जो मानव गति जिस प्रकार से होगी, व्यवहार उसका जिस प्रकार से होगा, उस पर निर्भर करता है जो भूकंप होता है। कि हम क्या करते हैं, नहीं तो परीक्षण करते हैं परमाणु का ज़मीन के अंदर, तो क्या होता है जिससे कि कंपन होता है उससे भूकंप आता है। और जो हम इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं और जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं उससे भी भूकंप आता है। आगे देखिए बोले कि जो प्राकृतिक आपदा होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, मृदा अपरदन जो होता है, हवाओं का दाब होता है और समुद्री व्यवहार होता है। बोले कि आज के युग में क्या हो रहा है कि जो मानव है उसने इतनी सारी प्रौद्योगिकी व तकनीकी को कर लिया है तेज, जिससे कि वो बहुत सारी आपदाएं जो होती है प्राकृतिक आपदा उसको भी नियंत्रण कर लिया है। जो प्राकृतिक हादसे होते हैं वो पहले से पृथ्वी पे होते आ रहे हैं। बोले इसके कारण क्या होता है कि जो संपत्ति और मान हानि ये सब होती है जब आपदा आती है। बोले प्राकृतिक आपदा आने के 4 कारण होते हैं। बोले मुख्यतः बाढ़ तथा मृदा अपरदन की क्रिया वहाँ पे होती है जहाँ पे ज़्यादा खाने होती है, वनमूल्यन होते हैं जहाँ, और निर्माणतम प्रक्रिया होती है। बोले वैश्विक ताप जिसका मुख्य प्रभाव समुद्री व्यवहार पर पड़ता है। बोले अनमनीय संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल करने से भूकंप आने का कारण होता है। बोले क्या कहते हैं कि ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा खोदना, बम लगाना, खनन तथा अधिक इमारतें बनाना, ये सब भूकंप का कारण या फिर आपदाओं का कारण बनती है। आगे देखिए कि मुख्य तत्व बता रहे जिसके कारण आपदा आती है। देखिए बता रहे कि प्रदूषण तथा गंदे पानी के कारण पर्यावरण दूषित होता है और औद्योगिक दुर्घटनाएं जैसे विषैले पदार्थों को ले जाने के समय जो दुर्घटना हो जाती है और जो नाभिक के परीक्षण करते हैं उसके दौरान होने वाली दुर्घटना ये पर्यावरण को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। आगे बताया जैसे कि आग लगने वाली दुर्घटना होगी, विस्फोट हो गया, खनन दुर्घटनाएं होगी, प्रदूषण, नाभिक तथा औद्योगिक दुर्घटना होगी, युद्ध तथा विवाद हो गए, ये सब जो है ये दुर्घटना विपरीत प्रभाव डालती है प्रकृति पे। और देखिए आगे क्या बता रहे कि जो
ओजोन परत है उसमें छिद्र हो रहे हैं और अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है वो पृथ्वी पे आ रही है, वो उन सब चीज़ों का कारण क्या है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है उसका ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है, वो ज़्यादा वायुमंडल फैल रही है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं, जो मानव कृत आपदा होती है जैसे कि युद्ध तथा जनसंख्या विस्थापन, या फिर आपका हो गया औद्योगिक दुर्घटनाएं, वैश्विक ताप का बढ़ना, ओजोन परत का क्षति पहुंचना, बुरे इन सब गति के कारण क्या होता है कि पृथ्वी में कंपन होते हैं और जो ये जो हमारे पर्यावरण है उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और उस पर हलचल करती है, जिसके कारण आपका भूकंप, ज्वालामुखी, सूखा पड़ना आदि ये सब प्रकार की घटनाएं होती हैं। और बोल रहे हैं कि पर्यावरण जो जलवायु वातावरण परिवर्तन होता है ये भी हो सकता है, जो हमारा जलवायु परिवर्तन होता है ये भी इसके कारण होता है। आगे देखिए, बुरे युद्ध के कारण भी बहुत सारे जो पर्यावरण समस्या होती है वो पैदा होती है, और युद्ध के समय पे क्या होता है कि जनसंख्या विस्थापन और जो आर्थिक पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और नागरिकों को असुविधाएं झेलनी पड़ती है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तरी दक्षिणी विभाजन, तो इसको देख लेते हैं हम। बुरे जो हम दक्षिणी विभाजन का जो विकास है उसकी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें विकसित और विकासशील देश जो वो आम है, और बोरे की भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक विभाजन जैसे कि उत्तरी दक्षिणी विभाजन जो है ये कभी कभी मोटे विभाजन या विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था असमानता में भी देखा जा सकता है। ये बोल रहे कि क्या होता है कि कभी कभी बहुत बड़े स्तर पर विभाजन होता है, अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं। आगे देखिए, बोल रहे क्या बता रहे कि इस अनुभाग में एकीकृत हो रहा है तेजी से, परंतु तब भी हम उत्तरी दक्षिण विभाजन में बहुत अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। बुरे जो विभाजन है किस कारण से हो रहे हैं कि जो वैश्विक स्तर पे जो बढ़ता हुआ व्यापार में अंतर आ रहा है, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हो रहा है उसके कारण भी है ये विभाजन, और जो व्यापार अलग अलग जैसे कि जो विकसित देश होते हैं उसमें अलग प्रकार से तेज़ी से हो रहा है और जो विकासशील देश होते हैं इसमें अलग प्रकार से धीमी गति से हो रहा है, तो उसके कारण भी हम उत्तरी दक्षिणी जो विभाजन है ये देख सकते हैं। देखिए बता रहे कि जो भूमंडलीकरण है उससे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें बाधा हटाने की आशा की जाती है, कि जो भूमंडलीकरण में जो बाधाएं लगी हुई हैं जिसके कारण कि विकासशील देश सही से अपने वस्तुओं को बेच नहीं पाते, निवेश नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है कि विकसित देश जो होते हैं वो बहुत सारी वो लगा देते कि आप हमारे देश में इस बहुत सारे रूल रेगुलेशन बना देते हैं कि अगर आपको हमारे देश में निवेश करना है तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बोल रहे कि आशा की जाती है कि भूमंडलीकरण में जो बाधाएं हैं उसको हटाई जा सके, जिसके कारण कि प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ उठा सके, जिससे कि वो वस्तु और सेवाओं में भी लाभ उठा सके। आगे देखिए, बोले अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी और मजबूत बनानी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो व्यापार है उसमें उदारीकरण और उसमें मजबूती आना ज़रूरी है। बोले इस रूप में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विकसित देश में विकासशील देशों के अकॉर्डिंग जो उसकी अर्थव्यवस्था वो ज़्यादा संकीर्ण है और मजबूत है। और बोले कि ये भी हो सकते हैं कि मुक्त व्यापार से अधिक जो वृद्धि और समृद्धि और सभी के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता होती है। जो मुक्त व्यापार हो से उससे बता रहे कि व्यापार में और वृद्धि होती है और समृद्धि होती है, जिस कारण जीवन की जो गुणवत्ता है वो बेहतर होती है। आगे देखिए बताया हाल ही में यह अध्ययन हुआ है कि मतलब ये कहते हैं वर्तमान में जो भूमंडलीकरण है अगर उस पर क्या कहते हैं अगर वस्तु जो आपकी ये प्रस्तुत किया है कि जो आपका जो विकास है और जो आपका व्यापार है वो अधिक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके देश में गरीबी नहीं आएगी या फिर ये सब नहीं होगा। बोल रहे किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देते हैं, गरीबी और जो अवमूल्यन होते हैं वो उसकी गारंटी नहीं देते भूमंडलीकरण वाले, कि अगर आपके यहाँ विकास ज़्यादा होगा फिर या फिर विकास नहीं होगा तो हम किसी प्रकार की गारंटी ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हो। और बोल रहे इसके विपरीत क्या है, जो विकासशील देश हैं वो बोलते कि व्यापार जो है अगर इसका लाभ लेना है तो भूमंडलीकरण एकीकरण निराशाजनक परिणामों के बीच अंतर का वितरण है। बोल रहे कि जो हम व्यापार यहाँ पे सही नहीं हो रहा विकासशील देशों में, इसका कारण है कि इसका सही से वितरण नहीं हो रहा। जो भूमंडलीकरण में वितरण सही से होना चाहिए संसाधनों का, हर एक चीज़ का, वो सही से नहीं हो रहा, जिसके कारण ये निराशाजनक स्थिति पैदा हो रही है और हम सही से अपना विकास नहीं कर पा रहे। और देखिए आगे क्या बता रहे कि उत्तर दक्षिण जो विभाजन है वो द्वितीय विश्व युद्ध की जो राजनीति है उसके प्रभाव के कारण भी हुआ है। और बोलो जो अमीर देश है वो फिर से देश में प्रगति हो चुकी है, मतलब कि अमीर देश है जहाँ पे प्रगति हो चुकी है और उन्होंने एक समुदाय बनाया जिसको G8 बोलते हैं, और जो विकासशील देश है उनके समुदाय का नाम है G77। बोले कि भूमंडलीकरण के कारण ये चाहते थे कि क्या होता है कि हर एक देश के बीच में जो अंतर है वो ख़त्म हो, हर एक देश उसका लाभ उठा पाए। परंतु क्या हुआ है कि
कि जो दक्षिणी देश है वह उत्तरी देश से पैसे लेने में बहुत कठिनाइयाँ होती है जब उनको पैसा लेना पड़ता है। और ये सब किस लिए हुआ कि आर्थिक जो साम्राज्यवाद है इससे बचना भी था उनको। और बोले 70% जैव विविधता जो 12 देशों में ही आती है, ठीक है, परंतु उसके बाद भी वह देश बहुत गरीब हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बोले, जिसके कारण वह इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि वह आर्थिक रूप से बहुत कम है, मतलब गरीब हैं। आगे देखिए बोले और क्या होता है दक्षिण के देशों में कि वहाँ पे जो जनसंख्या संरक्षण है, स्वास्थ्य, ये सब बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं। और उत्तरी देशों में और बता रहे उत्तरी और दक्षिणी राष्ट्र में बढ़ती हुई दूरी भी इसका कारण है। और बोल रहे कि अमीर और गरीब को बढ़ावा मिल रहा है, मतलब कि अमीर देश जो और गरीब देश है उसके बीच में खाई भी आ रही है। और इन सब का कारण क्या है, जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं और जो पारदेशीय निगम होते हैं, इन सब का यही कारण है क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय निगम है, पारदेशीय निगम है, इसका जो लाभ है ये सब अमीर देश उठा लेते हैं और गरीब देश नहीं उठा पाते। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की पर्यावरण की सुरक्षा में भूमिका। इसमें बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ किस प्रकार के पर्यावरण में सुरक्षा में भूमिका निभा रही है, किस प्रकार से पर्यावरण को सुरक्षित कर रही है। तो पहला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यसूची। बोले जो संयुक्त राष्ट्र है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो पर्यावरण संबंधित विषय है उसके बारे में बताती है। और बोले हालांकि काफ़ी हद तक आपके सामाजिक आर्थिक विषयों के बारे में बताती है। और बोले इन विषयों में बहुत से संगठन हैं जैसे कि आपके खाद्य एवं कृषि संगठन, प्राकृतिक संसाधन संगठन और आदि, और UNDP, मतलब कि आदि बहुत सारे हैं जिसकी पर्यावरण जनादेश शामिल है। आगे देख क्या बता रहे हैं, सन 1949 में UNCCUR सम्मेलन ने प्राकृतिक आपदाओं के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला कि ये बताया कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको संरक्षित करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर प्रकाश डाला। बोले इसी प्रकार से 1958 में बोले इसी प्रकार से जनेवा में जो सभा हुई थी उसमें समुद्री आपदाएं जो होती हैं उसको संरक्षण के लिए भी सम्मेलन आयोजित किया गया था। बोले इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण की कार्यसूची में विभिन्न विषयों को विवेचना की गई है। बोले जो आपका UNCHE है, ये जो सम्मेलन है ये मानव पर्यावरण इस पे पर्यावरण पर आधारित था। जो मानव पर्यावरण सम्मेलन है ये पर्यावरण पे ही आधारित था। बोले इसमें ये बताया गया कि जो मानव है जो उसके क्रियाकलाप से या फिर उसकी गतिविधियों से जो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है वो किस प्रकार से पड़ रहा है वो इसमें बताया गया था। और इस सम्मेलन में जोर दिया गया कि पर्यावरण की रक्षा की जाए, उसको सुधारा जाए और क्या कहते हैं उसके उद्देश्यों को सभी देशों को मानना ज़रूरी था। वो तो इस सम्मेलन में और सी बहुत सारी उपलब्धियां थी जैसे कि इसमें लोगों को प्रोत्साहित किया गया था कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे, उसकी देखभाल करे और नेतृत्व ले, और जो आने वाली पीढ़ियां उनके लिए बेहतर जीवन के लिए ये सब किया जाए और उनके लिए सारे संसाधन उपलब्ध किया जाए। और बोल रहे कि इसी में निम्नलिखित विषय कुछ थे वो इस प्रकार से हैं। बोले पहले में बता रहे हैं कि जो पर्यावरण विषय और नीति है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रोत्साहन देना तथा जो पर्यावरण स्थिति है उस पर नज़र रखना और जो पर्यावरण आंकड़े हैं उसकी विवेचना करना, और जो बोरे पर्यावरण की जानकारी है वो सरकार तथा सामाजिक तथा निजी स्तर पर बढ़ाना, और बोरे पर्यावरण संबंधित जो संयुक्त राष्ट्रीय गतिविधि है उसमें सहयोग देना, और बोरे पर्यावरण आधारित पे क्या सहयोग देना, अधिकारियों को सहयोग देना और विकासशील देशों में नीति बनाना तथा अपनाना, और बोले अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण कानून होते हैं उसको विकसित करने में सहयोग देना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है पर्यावरण एवं विकास विश्व आयोग जिसको WCED बोलते हैं। बोले जो WCED की स्थापना थी ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। बोल रहे हैं कि इसकी स्थापना का उद्देश्य कहते हैं जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को नियंत्रण करना था, और बोले इस आयोग को कार्यसूची में बदलाव करना था और विकास करना था। और बोले जो इसका प्रथम सभापति था वो जो नॉर्वेजिया होते उसके प्रधानमंत्री ब्रूटलेन थे। आगे देखिए, और बोले सभापति द्वारा जो पहली रिपोर्ट तैयार की गई थी उसको ब्रूटलेन रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बोले ये जो रिपोर्ट थी इसमें पर्यावरण के संरक्षण को लेके बताया गया था, अंतर्राष्ट्रीय वार्ता दिशा बताई गई थी किस प्रकार से आपको अपना विकास करना चाहिए। और बोले सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह था कि इस रिपोर्ट में स्थायी विकास के विषय में योगदान दिया गया था जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब उससे संबंधित था।
बोले इस रिपोर्ट में 2 पहलू शामिल थे। पहला था रिपोर्ट में मानव कल्याण तथा मानव को पर्यावरण स्थिरता के ऊपर रखना, मतलब कि मानव के कल्याण के बारे में बात की गई थी। और दूसरा है कि इसमें रिपोर्ट में सामाजिक समानता, मतलब कि सामाजिक समानता होनी चाहिए और प्रत्यक्ष तौर पे जो पर्यावरण वार्ता होती है वो शामिल की गई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की भूमिका। बोले दिसंबर 1987 में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो ब्रिटलैंड रिपोर्ट थी उसको स्वीकार कर लिया गया। और अगले ही वर्ष क्या हुआ कि एक राष्ट्रीय सभा जो पर्यावरण के विकास पर आधारित थी वो जून 1992 में ब्राज़ील के रियो में बुलाई गई। वो बोल रहे कि जो क्या किया गया फिर इस सम्मेलन में कि जो पर्यावरण से रिलेटेड जो रणनीतियाँ हैं वो बनाई गई, उसको कैसे संकट से बचाया जाए, उसको कैसे मतलब कि जो उसको कैसे और ज़्यादा संरक्षण दिया जाए, उसके प्रभाव को किस प्रकार से सही किया जाए और किस प्रकार से विकास को भी बढ़ाया जाए और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। आगे देखिए हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र सभा। देखिए इसमें क्या बता रहे पृथ्वी सम्मेलन में, बोले जो पृथ्वी सम्मेलन है ये सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था जो अंतर्राष्ट्रीय विकास की मांग पर जोर दिया गया था। और इसमें क्या बता रहे हैं कि इस सम्मेलन में ये समझौता किया गया कि ये देखिए रियो सम्मेलन का ही एक भाग था और बता रहे हैं इसमें सतत विकास की दिशा पे मतलब कि फोकस किया गया था। देखिए इस सम्मेलन में किस चीज़ों पे ध्यान दिया गया था, जैसे कि आपका जो पदार्थ होते हैं, जो जैव विविधता संरक्षण होते हैं, जो आपके वैशिल्य रासायनिक होते हैं, जो गरीबी होती है, उपभोग होते हैं, इन सब के ऊपर केंद्रित किया गया था। और बोल रहे इसमें पर्यावरण को संरक्षण किस प्रकार से किया जाए इस प्रश्न पे भी विवेचना की गई थी। आगे देखिए बोल रहे इसमें स्थायी विकास 2 प्रमुख कार्य का एजेंडा था। पहले था कार्य सूची 21 थी जिसमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर नज़र रखना तथा उजागर करना था तथा वित्तीय सूची 21 के सवाल पर पालन करना था। आगे देखिए और बोल रहे कि CSD ये भी रियो घोषणा पत्र था। इसमें क्या किया गया था कि विभिन्न देशों के ऊपर नज़र रखना और निगरानी रखना कि वो किस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन, बोले संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन रियो सम्मेलन का ही भाग था। इसमें जैव विविधता के ऊपर ध्यान दिया गया था। बोले कि इसमें ये भी बताया गया था कि अगर आप अपने विकास की योजना करें या फिर विकास करें तो उसमें पर्यावरण या फिर मौसम में किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो। बोले इसका प्रमुख उद्देश्य था जैव विविधता संरक्षण, किस प्रकार से हम जैव विविधता को संरक्षण दे पाए। नेक्स्ट है हमारा सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन। बोले शिखर सम्मेलन इसलिए था कि जो भी आप संसाधनों का यूज़ करें वो विवेकपूर्ण करें, मतलब कि उसको सोच समझ के करें और हमारी जो पृथ्वी है उस ग्रह को बचाया जा सके। और बता रहे कि पृथ्वी को ध्यान में रखकर ही आप अपने संसाधनों का यूज़ करें। और बोले इसमें क्या थी कि नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रों द्वारा बातचीत की गई थी, बातचीत पे आधार था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव जीवन पर ग्रीन हाउस गैसों और क्षय के प्रभाव के बारे में बताना कि उसके जो क्षति है उसके प्रभाव के बारे में कि ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी पृथ्वी पे। देखिए बता रहे जो पृथ्वी पर हरित ग्रह गैसों का प्रभाव ग्रह प्रभावित विकिरणों तथा ताप के ताप के बीच में अंतर बताते हैं। बता रहे हैं कि पृथ्वी पे जो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव पड़ रहा है उससे जो विकिरण होते हैं और जो ताप होते हैं उसके बीच के ये अंतर बताता है। और बोले जिसकी वर्षा ऋतु में जो परिवर्तन आ रहा है, जो गर्मी जिस प्रकार से प्रभावित हो रही है उसमें परिवर्तन आ रहा है और ये सब कारण किसकी वजह से हो रहा है, ये जो मानव निर्मित जो क्रियाकलाप होते हैं, जो मानव ये काम कर रहे हैं उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ये बढ़ता जा रहा है। और बोले अगर आपको इसका संतुलन करना है तो जो गैस है उसका अभाव होना चाहिए, मतलब गैस नहीं, अगर आप गैसों का यूज़ नहीं करेंगे जो वैशिले गैस होते हैं तो आप इसको संतुलित कर सकते हैं। देखिए बता रहे हैं ग्रीन हाउस गैस में क्या होता है कि जो औसत तापमान है वो गर्म रहता है और जो पृथ्वी पे जो जीव है वो विकसित करने में उनको सहायता होती है। और देखिए क्या बता रहे हैं कि जिसकी प्राकृतिक हरित क्रांति गैसें कौन सी होती है, जैसे कि आपका जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्षोभ मंडल हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया तथा मीथेन, ये सब जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव लाती हैं क्योंकि ये पृथ्वी पर छोड़ी गई जो रेडियोधर्मी के कारण होती है। आगे देखिए बोले जो पृथ्वी पे जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ये ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव है। बोले इसका स्तर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें काफ़ी कम होता है परंतु विश्व में बढ़ते हुए तापमान में यह अहम भूमिका निभाता है। देखिए बता रहे पिछले 2 दशकों से क्या हो रहा है, जो सरकारी खंड है, जो ऋतु परिवर्तन विभाग है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ इस प्रकार कार्य कर रहा है कि उसके अनुसार कि मानव कार्यों द्वारा विभिन्न अवसरों पर छोड़ी गई हरित गैसों का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
बोले जो विश्व जो एक ग्रीन हाउस गैस होती है, इसका प्रभाव आपके ओजोन परत पे ही पड़ता है। जो ओजोन परत में कमी आती है और जो और क्या होता है कि उसका विघटन होता है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, इसकी वजह से ये ओजोन परत में छिद्र होते हैं। पूरे ओजोन छिद्र विघटन के कारण क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है पृथ्वी पर आती है। ये सब तो मैंने आपको बता रखा है कि इससे कैंसर होता है और बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और बड़े कुछ पर्यावरण के सबसे सामान्य मतलब कि आपदाएं हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाए, भूकंप, सूखा, बाढ़, तीव्र हवा, ये सब बता रहे, भूस्खलन और विस्फोट। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में पर्यावरण समस्याएं। बोले जो दक्षिण एशिया में पर्यावरण संबंधी समस्या हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सोचनीय है। मतलब क्योंकि देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ जो शहरीकरण है और जो यहाँ की जो व्यवस्था है और जो अनियंत्रित औद्योगिक है और जो वनों की कटाई है, ये बहुत ही सोचनीय बात है। आगे देखिए उदाहरण के तौर पे बता रहे, जो बड़े बड़े बांध निर्माण होते हैं और जो सिंचाई होता है, सिंचाई प्रणाली होता है, इससे पारिस्थितिकी तंत्र अव्यवस्थित कर दिया गया है। और बुरा औद्योगिक जो रिसाव हो रहा है उसके कारण जो कृषि प्रणाली है उसके तंत्र को वैशीला कर देता है। पूरे भारत में नदियाँ, जलधारा पहले से ही मृत है और अधिक वन कटाई के कारण इसमें मृदा अपवर्तन की समस्या और होती जा रही है, जिससे कि जैव विविधता में कमी पाई गई है। और बोले जो औद्योगिक तथा वनों का जो प्रदूषण है वो अस्वीकार सीमा पर है, जिसकी बिल्कुल हद से ज़्यादा हो रहा है। और बता रहे हैं कि पूरे इन देशों के सामने बहुत सी चुनौतियाँ, जैसे कि पृथ्वी तथा पानी, वन तथा वायु, संसाधन प्रबंध तथा संरक्षण और जीवन स्तर प्रदान करना, मतलब अच्छा जीवन स्तर प्रदान करना और सेवाएं प्रदान करना, ये सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं। परंतु बोले कि पहले से ही यहाँ की जो हमारा जो प्रदूषण है वो इतनी ज़्यादा उच्च स्तर पर पहुँच चुका है। यहाँ की नदियाँ, वायु, पानी सब दूषित हो चुका है। और बोले जो यहाँ पे हरित गैस प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, बोले यहाँ पे उसका बहुत सा पहले ही नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल चुका है, जिसके कारण कि आपका पर्यावरण बदल रहा है। और बोले जो ऊर्जा पर्यावरण है एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जो विकासशील और विकसित देशों के बीच की जो ऊर्जा खपत है उसको लेकर असमानता है, जिससे कि उत्तरी दक्षिण जो विचारधारा है उसको बांट दिया है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, दक्षिणी एशिया देशों में प्रमुख भूमिका होगी। बोले जैसे कि जल तथा वायु और जो वन है, इनको संसाधनों को संरक्षण करना, मतलब कि सुरक्षित करना और अच्छा जीवन स्तर प्रदान करना, सेवाएं प्रदान करना और पूरे साथ ही साथ जो विकास की दर है उसको बढ़ाना, ताकि लोगों में प्रेरणा भर सके। बोले जो पर्यावरण की समस्या ये दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण विषय है। बोले ये इसलिए समस्या महत्वपूर्ण है क्योंकि जो दक्षिण एशिया तीव्रता से शहरीकरण की ओर जा रहा है और उसके कारण क्या है कि अस्वच्छ जो सोच सुविधा है या फिर मतलब कि सब कुछ खराब है, कोई भी स्वच्छ नहीं, सब अस्वच्छ है। और बोल रहे कि अनियंत्रित औद्योगिकरण हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, सभी समस्या से जुड़ी हुई है। पूरे उदाहरण के तौर के लिए बता रहे, जो बड़े बांध का निर्माण करते हैं और जो जल प्रणाली विस्तृत है और जो सिंचाई प्रणाली है, ये परिस्थिति के तंत्र को मतलब मुश्किल में डालती है। और पूरी दूसरी बड़ी समस्या जो औद्योगिक का रिसाव हो रहा है वो जो कृषि प्रणाली होती है उसको वैशिला बनाती है। और भारत में कई ऐसी नदियाँ, जलधाराएं हैं जो पहले से ही मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। ये सब चीज़ें तो ऊपर वाली चीज़ें इसमें रिपीट होगी, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है किस प्रकार से हमारे जो यहाँ पे है चीज़ें जो है वो ख़राब होती जा रही है और यहाँ विकास भी सही से नहीं हो रहा। और जो औद्योगिक वन हैं वो प्रदूषित फैला रहे इतने ज़्यादा हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में, इसको और ज़्यादा प्रदूषित फैला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि बहुत से पेपरों में आ चुके हैं, मैंने इसको देखा है। तो अगर आपको और भी मैं इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊँगी। अभी तो ये कुछ ही, क्योंकि देखिए मैं एक वीडियो में कुछ ही क्वेश्चन ला सकती हूँ, नहीं तो वीडियो जो है वो बहुत देर की बन जाएगी। आज की वीडियो ही आपकी 40-45 मिनट से ज़्यादा की बनी है और अगर मैं और क्वेश्चन एक ही वीडियो में इंक्लूड करूँगी तो 1-1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए मैं अलग अलग वीडियोस आपके लिए लाऊंगी और भी। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए आप इसको पोज करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो मैंने जल्दी में आपको समझाए। अगर आपको ना समझ आए तो उसको पोज करके आप पढ़ सकते हो कि उसमें क्या बताया गया है।
और देखिए अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और देखिए बहुत से स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम इस वीडियो पे बना दीजिए, तो देखिए मैं ज़रूर भी आपके जो कमेंट्स वो पढ़ती हूँ, आंसर देती हूँ और उस पर बनाऊँगी भी। बट थोड़ा धैर्य रखिए, मैं जल्द से जल्द और ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाऊँगी, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम मुझे पता है बहुत करीब है और आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहिए, और मैं उसी अकॉर्डिंग बना भी रही हूँ। एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि आप सभी अच्छे से पढ़ सके, अपने पेपरों को पास कर सके अच्छे मार्क्स से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।